नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के बारे में, जिसमें हम लोग लेक्चर 2.14 कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल क्या रहे हैं, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी, ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको यानी कि टोटल कितनी धारिता होगी ये निकालना है। या तो आप ये जान लीजिए, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन आया है वो कहां से आया है, संधारित्रों के संयोजन से आया है। ठीक है, बात ये उठती है कि संधारित्रों का संयोजन क्यों करें, है ना, क्यों करें। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पे कितने संधारित्र लगे, 1 2 3 4 5, ये 5 संधारित्र मिलके जो काम कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं ये पांचों संधारित्र को हटा दें, इनकी जगह पे केवल एक संधारित्र लगाएं जो कि इनके बराबर काम कर ले, खुद ही कर ले। ठीक है, जितना काम ये पांचों लोग मिलकर कर रहे हैं उतना काम वो खुद कर ले, तब उस संधारित्र की जो धारिता होगी उसी को बोलेंगे तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र का मतलब पांचों को हटा के केवल एक संधारित्र लगा दें और वो इन पांचों का काम अकेला करे। ठीक, चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बताया गया था कि संयोजन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी और समांतर। कैसे पहचानेंगे कौन सा श्रेणी कौन सा समांतर, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सपोज करिए आपको जिन 2 बिंदुओं के बीच में पूछा गया है, सपोज करिए आपने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पे एक बैटरी या फिर एक सेल जोड़ रखी है, मैंने एक सेल जोड़ दी है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव होता है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये कल्पना मात्र है, ये आपको वहां पे एग्जाम में खींचना नहीं है, आपके एक छोटे से परसेप्शन के लिए बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपने सेल को जोड़ दिया। अब देखिए किस पॉइंट पर चार्ज आएगा, इस पॉइंट पर चार्ज आएगा यहां से निकल के, और यहां पे चार्ज 2, देखिए यहां पे इसके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता नीचे की ओर, एक रास्ता ऊपर की ओर। थोड़ा चार्ज ऊपर जाएगा, थोड़ा चार्ज नीचे जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे जो चार्ज आया वो दोनों भागों में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, डिवाइड हो गया। इसको थोड़ा आवेश मिलेगा, इसको थोड़ा आवेश मिलेगा। कितना मिलेगा अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना तो तय है जो भी आवेश आएगा वो इन दोनों के बीच में बटेगा। ठीक, यानी जहां पे आवेश बटे वो क्या होता है, वो होता है समांतर क्रम। यानी ये दोनों कौन सी क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे C1 व C2 समांतर क्रम में है, और इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, पता है, इनकी तुल्य धारिता का मान निम्नलिखित होगा। देखिए C समांतर क्रम में हम लोग कौन सा फॉर्मूला फॉलो करते हैं, C इक्वल C1 प्लस C2। यहां केवल 2 ही संधारित्र तो है ना जो समांतर क्रम में है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा C इक्वल C1 कितना है 1 1। अभी यूनिट के बारे में हम कोई भी केयर नहीं कर रहे हैं, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखेंगे, आप जिन संधारित्रों की धारिताओं को जोड़ रहे हैं दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये देखिए पहला वाला संधारित्र C1 है 1 माइक्रोफैरेड, इसका मात्रक है माइक्रोफैरेड, तो इसका भी माइक्रोफैरेड है। माइक्रोफैरेड में माइक्रोफैरेड ही जुड़ेगा, मिलीफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड या फैरेड ये सब नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये बन गया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलिए भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 2 संधारित्र को हटाकर अगर हम 2 माइक्रोफैरेड का एक ही संधारित्र लगा दें तो इनके दोनों के बराबर वो अकेला काम करेगा। ठीक, सेम काम यहां भी हो रहा है। देखिए जब आवेश यहां पर, इस पे आवेश जितना जाएगा वो यहां पे लौटेगा भी, इधर इस वाली प्लेट से भी आवेश लौटेगा, टोटल आवेश यहां पर आएगा। अब देखिए यहां पर जो आवेश आ रहा है वहां पे ये पूरा आवेश केवल C3 को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 लोग नहीं है। जैसे यहाँ पे आने के बाद ये डिवाइड हो गया था, थोड़ा आवेश ऊपर थोड़ा आवेश नीचे, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, एक ही संधारित्र है, तो पूरा आवेश इसे मिल जाएगा। अभी हम इसके बारे में बात बाद में करेंगे। लेकिन जब आवेश यहाँ से पास आउट होके इस टर्मिनल पर आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा, तो फिर वही घटना होगी, आवेश बट जाएगा, थोड़ा आवेश ऊपर वाले संधारित्र पे, थोड़ा आवेश नीचे वाले संधारित्र पे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, C4 और C5 भी क्या है, समांतर क्रम में है। और जब C4 C5 समांतर क्रम में होंगे तो आपको फिर से इसे ट्रीट करना पड़ेगा और इनका तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या बोलेंगे, C4 और C5 समांतर क्रम में है। ठीक है, C4 तथा C5 समांतर क्रम में, इनकी तुल्य धारिता निकालिए। भाई समांतर क्रम में कौन सा फॉर्मूला काम करता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, यहां मुझे C4 और C5 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, C इज इक्वल टू C4 प्लस C5। लेकिन दोस्तों यहां नोटेशन देखिए, ये भी C है, ये भी C है, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको हम C डैश कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए, C डैश इज इक्वल टू C4 कितना है 1 प्लस 1, दोनों माइक्रोफैरेड है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलिए भाई इतना काम हो गया। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव वे में ज्यादा समझ में आता है।
इसी डायग्राम को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। C1 और C2 को मिलाकर क्या बना दिया था, C बना दिया था। तो C1 C2 को हटा दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए। C1 C2 को हटा दीजिए और हटाने के बाद C ला के रख दिया यहाँ पे, और इसकी धारिता कितनी हो गई 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, लेकिन C3 के साथ कोई भी अभी चेंजेस नहीं हुए, तो C3 अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। C3 इक्वल 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलिए भाई ओके। अब देखिए यही काम तो इनके साथ भी किया है। C4 और C5 को हटाकर क्या बनाया था, C4 और C5 को हटा के C डैश बनाया था, यानी इनकी तुल्य धारिता निकाली थी C डैश। C डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब जरा फिर से गौर करिए। सपोज करिए आपने यहाँ पे सेल जोड़ रखी है, ठीक है, तो यहां से जो भी चार्ज आएगा वो C में पास होगा, वही चार्ज C3 में पास होगा, वही चार्ज C डैश में पास होगा। मतलब C3 C डैश तीनों क्या है, अब तीनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। C, C3 एवं C डैश श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता का मान निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, और जितने भी संधारित्र, यहाँ हमारे पास 3 संधारित्र हैं तो 1/C इज इक्वल टू। अच्छा अब देखिए इसको C करेंगे तो ABC है, कंफ्यूजन होगा। इसको C डैश भी नहीं कर सकते, इसके साथ कंफ्यूजन होगा, C डबल डैश। ठीक है, C डबल डैश इज इक्वल टू पहला 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C1, मतलब पहला संधारित्र जो कि है हमारे पास C, ठीक है, प्लस 1/C2 मतलब दूसरा संधारित्र जो कि C3 है तो 1/C3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस तीसरा संधारित्र यानी 1/C डैश। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। ये कितना है, ये है 2, 1 और 2, तो 1/2 प्लस 1/1 दैट इज 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/C डबल डैश। ठीक है, और फाइनली कितना आएगा, एलसीएम लेंगे आएगा 2, 1 1 मिलके 2 और 2 2 4, 4/2 यानी कि 2/4 यानी 1/2। C डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरेड दैट इज 0.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये मैं यहां लिख देता हूं, C डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैरेड। देखिए अब C डायग्राम को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया C डबल डैश इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ओके दोस्तों। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे लैंग्वेज में लिख लिख के सॉल्व करिए। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है आप डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटता है, बशर्ते आप कोई गलती ना करें। इसमें थोड़ा हवा में काम करना होगा। ये दोनों समांतर, 1 1 का समांतर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 1 का समांतर क्रम 2 आएगा, फिर तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले इस डायग्राम को इसमें रिड्यूस किया, ये तीनों श्रेणी क्रम थे, फिर फाइनल हम इस पे आए। ये सर्किट बहुत ही सिंपल था इसलिए आसानी से हो गया। आप डायग्राम के थ्रू भी बना के कर सकते हैं। मैं अभी एक क्वेश्चन इस तरह से कराऊंगा ही। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा इजी पड़ जाता है, लिखना कम पड़ता है, समय बचता है, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत हैं। इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा, पहले आप ऐसे लिख के करिए, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब इसको डायग्राम के थ्रू करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें लेकिन थोड़ा सा चेंज जो है वो ये है कि आपको इसमें भी बिंदु A और B के बीच में तुल्य धारिता पूछी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग, मैंने बताया था ना कैसे पहचाने कौन श्रेणी क्रम में कौन समांतर क्रम में, क्योंकि जब तक आप यही नहीं पहचान पाएंगे कौन श्रेणी कौन समांतर तो जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, चलिए तो यहां पे बोल रहे हैं बिंदु A और B के बीच। सपोज करिए ये है दिया गया है बिंदु A, ये बिंदु B। ठीक है, बिंदु A और B के बीच में आपने क्या करा, एक सेल जोड़ लिया। ठीक है, जैसे ही आप सेल जोड़ेंगे या तो आवेश पॉइंट B पर आएगा पहले या पॉइंट A पर आएगा। चलिए मैं मान लेता हूं आवेश किधर से आ रहा है, पॉइंट इधर से आ रहा है, पॉइंट A पर आएगा। यहां पे आवेश क्या होगा, जैसे ही यहां पे आएगा थोड़ा आवेश इधर थोड़ा आवेश इधर। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन दोनों समांतर क्रम में है। ठीक, खैर इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो आवेश इधर आएगा दोस्तों, ठीक है, जो आवेश इधर आएगा वो इससे पास आउट होगा C2 से, और C2 से पास होने के बाद वही आवेश C3 को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कहीं भी आवेश बढ़ तो रहा नहीं है, कहीं 2 रास्ते तो निकले नहीं है ना, परिपथ के 2 भाग तो हुए नहीं है। तो यहां से C2 से जो भी आवेश होगा पास आउट होगा वो किसको मिल जाएगा, C3 को मिल जाएगा। ठीक, तार से होते हुए इसको मिल जाएगा, और फिर यही आवेश पास होके इधर जाएगा, और C1 से आवेश जो पास हुआ था, यहां पे कोई दूसरा संधारित्र नहीं लगा है, तो C1 से पास होने वाला सारा आवेश और C3 से पास होने वाला सारा आवेश यहां पे मिलके यहां से टोटल इनकमिंग चार्ज
इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक बात समझ में आई, समझ में ये आया कि सबसे पहले C2 और C3 को देखिए, C2 और C3 ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इनमें आवेश विभाजित नहीं हो रहा है। तो पहले C2 और C3 का श्रेणी क्रम निकालेंगे, जो आएगा वो C1 के साथ समांतर में हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये पॉइंट A है, ये रहा, ये पॉइंट B है, ये रहा। ठीक है, और देखिए मैंने क्या किया है, मैंने C2 और C3 का श्रेणी क्रम निकाल दिया है। श्रेणी क्रम कैसे निकलेगा, 1/c इज इक्वल टू, ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस C2, ये पहला संधारित्र प्लस दूसरा संधारित्र 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3, या रिवर्स कर देंगे कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड, इसको हमने बोल दिया C इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है, ये वाला संधारित्र वही है C1 इक्वल 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इनका दोनों का समांतर क्रम निकालिए। अच्छा, समांतर क्रम में कैसे पहचाना, क्योंकि A पर जो चार्ज आएगा या B पर जो चार्ज आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वापस यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब ये दोनों का समांतर क्रम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इन दोनों का समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते समय C बराबर C1 प्लस C2, पहला संधारित्र प्लस दूसरा संधारित्र, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो C डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, C डैश इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, सॉरी ये 3 है, ठीक है, 2 3 जोड़ के 5 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। दोस्तों इसको C डैश इसलिए किया है ताकि ये भी C है, ये भी C होगा, कंफ्यूज होंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 5 माइक्रोफैरेड इसका आंसर आएगा। देखिए इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ा, डायग्राम के थ्रू सॉल्व हो गया। ठीक है, नंबर पूरे मिलते हैं, इसमें गलती ना हो इसलिए बोल रहा था, आप वैसे भी कर सकते हैं और केवल डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न परिपथ में यदि बिंदुओं A तथा B के मध्य तुल्य धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड है, तुल्य धारिता का मान बता दिया गया है, तो कह रहे हैं C का मान बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, हम लोग इसको अभी भूल जाइए कि तुल्य धारिता का मान आपको दिया है। सबसे पहले आप A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालिए तो सही। जब आप धारिता निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उस टोटल तुल्य धारिता जो आएगी उसको 3 माइक्रोफैरेड के बराबर कर देंगे और आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। इसको भी हम देखिए डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए किसी भी टर्मिनल से चार्ज चला, मान लिया A टर्मिनल से चार्ज आया, यहां पर आके चार्ज क्या होगा, 2 भागों में स्प्लिट होगा, थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा। इसका मतलब ये तो तय हो गया ये वाली शाखा और ये वाली शाखा दोनों समांतर क्रम में है, क्योंकि इस वाली शाखा और इस वाली शाखा के बीच में आवेश बट रहा है। जो आवेश यहां पर आएगा दोस्तों, वो आवेश अकेले इससे पास होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहां पर आने के बाद आवेश थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें। अब ये वाली शाखा और ये वाली शाखा दोनों समांतर क्रम में तय हो गया। ठीक, इससे जो आवेश नीचे पास होगा, ये आवेश फिर से थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। अब देखिए लास्ट में आवेश कहां पर बटा, अंत में आवेश कहां पर विभाजित हुआ, अंत में आवेश यहां पर विभाजित हुआ। यानी सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है। और देखिए ये और ये दोनों के बीच में आवेश विभाजित हो रहा है, मतलब दोनों कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी पहला संधारित्र प्लस दूसरा संधारित्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C। यानी इन दोनों को हटाकर मैं केवल एक 2C लगा दूं, चल जाएगा। ठीक, चलिए भाई अब इसी डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं। अब वही बात आ गई, यहां पे चार्ज आएगा, इसके और इसके बीच में डिवाइड होगा, फिर चार्ज इसमें आएगा और यहाँ पे फिर चार्ज जो है डिवाइड हो रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए लास्ट में चार्ज इनके और इनके, ये वाली शाखा और ये वाली ब्रांच दोनों पैरेलल है। लेकिन दोस्तों देखिए जो चार्ज इसमें आ रहा है वो चार्ज इसमें आ रहा है, पहले इन दोनों को मिलाकर तो एक करिए, इन दोनों को मिलाकर तो कंबाइन करिए। तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्यों, क्योंकि जो चार्ज पहले वाले कैपेसिटर से पास हो रहा है वही चार्ज दूसरे कैपेसिटर से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम में है। तो इनका श्रेणी क्रम कैसे लेते हैं, श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो 1/ पहले संधारित्र की धारिता प्लस 1/ दूसरे संधारित्र की धारिता, टोटल कितना हो जाएगा, यही तो होगी टोटल धारिता। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1/C, यानी कि C डैश इज इक्वल टू C। इसका मतलब इन दोनों को हटा के केवल C संधारित्र का, C धारिता वाला संधारित्र लगा देंगे, काम हमारा चल जाएगा। चलिए भाई आप इसको दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, उसमें इन दोनों को हटा के केवल C लगा देंगे। ठीक,
ये कितना आया था, ये आया था C, ठीक है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद C मिलेगा, क्योंकि 1/2C प्लस 1/2C अभी मैंने करके दिखाया था, वो C आया था, ठीक है। ये एज इट इज बना रहेगा 2C। और देखिए इसके बाद अभी इन दोनों को कंबाइन किया है, लेकिन ये वाला वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी इसको मैंने कंबाइन नहीं किया हुआ है। देखिए फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करिए, चार्ज आएगा इसमें और इसमें डिवाइड होगा, जो चार्ज इसमें पास होगा वो चार्ज यहां पर आने के बाद इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किसको सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, ठीक है। इन दोनों का समांतर क्रम निकालते हैं, कितना आएगा, इन दोनों का समांतर क्रम C प्लस C मिलकर 2C आ जाएगा, और ये डायग्राम चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से भाई, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये बन गया हमारा 2C, ये भी है हमारा 2C, और ये है हमारा 2C, ठीक। चलिए, और ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक। अब इनका श्रेणी क्रम निकालेंगे, क्योंकि जो चार्ज आया था वो इसमें पास हुआ था, इसमें पास हुआ था, और जो चार्ज यहां से आया वो इसमें गया, इस वाले 2C में गया, फिर इससे पास आउट हुआ, ठीक है। तो ये दोनों श्रेणी, और ये दोनों श्रेणी क्रम में निकालिए जरा। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला कौन सा लगता है, 1/CC ट्रिपल डैश इक्वल 1/ पहला संधारित्र की धारिता प्लस 1/ सेकेंड संधारित्र की धारिता। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 1/C आएगा, यानी कि C ट्रिपल डैश इक्वल C, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कितना आएगा, C आएगा, ठीक है। चलिए, तो फाइनली खत्म होने वाला है, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों की जगह पे मैंने एक संधारित्र लगाया, उसकी धारिता है C, ठीक। और सेम यही, ये है B, ये पॉइंट A, और ये है 2C, और ये है C। अब देखिए जो भी चार्ज आएगा, अब केवल दोस्तों दो संधारित्र बचे हैं, ठीक है। जो भी चार्ज आएगा वो इनके और इनके बीच में डिवाइड होगा, जहां चार्ज डिवाइड हो रहा हो वो समांतर क्रम होते हैं। इनका समांतर क्रम निकालिए, 2C और C का समांतर क्रम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2C प्लस C यानी कि 3C आएगा। तो फाइनली इस डायग्राम को हमने ऐसे बना सकते हैं, और ये हमारा हो गया 3C, ठीक है। लेकिन हमारी तुल्य धारिता कितनी आ रही है, 3C आ रही है। ये कह रहे हैं तुल्य धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड है, परंतु 3C बराबर किसके हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड के। तो कंपेयर कर लीजिए, C इक्वल कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड। और आपसे यही तो पूछा गया था कि C का मान निकालिए ना, C का मान ज्ञात करने को बोल रहा था, C का मान 1 माइक्रोफैरेड आ गया, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना किसी परावैद्युत पदार्थ के 0.5 माइक्रोफैरेड है। अब दोनों प्लेटों के बीच के स्थान को परावैद्युतांक 2 तथा 3 के दो परावैद्युत पदार्थों की समान मात्राओं से दिखाए गए विन्यासों में बारी बारी भरा जाता है। पहले हमने क्या किया है, पहले इसको ऐसे फिल किया है कि C2 K बराबर 2 वाला पदार्थ इधर, K बराबर 3 वाला पदार्थ इधर, बिल्कुल हाफ हाफ, ठीक है। फिर हमने क्या किया, K बराबर 2 वाला पदार्थ ऊपर वाली प्लेट से और K बराबर 3 वाला पदार्थ नीचे वाली प्लेट से, दो प्रकार से भरा है, ठीक है। ये हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन है। हमने बोल दिया है कि इसमें हमारी धारिता होगी C1 और इसमें हमारी धारिता है C2। तो हमें C फर्स्ट और C सेकंड का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे दोस्तों कि देखिए बोल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की बिना किसी परावैद्युत पदार्थ के धारिता कितनी दी है, 0.5। बिना किसी परावैद्युत पदार्थ मतलब कि वायु संधारित्र, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का मान निम्नलिखित होता है, ठीक है। C0 इज इक्वल टू ε0 A अपॉन में D। दोस्तों यहाँ पे K बराबर 1 हो गया है, क्योंकि जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो वायु तो होगी ना, और वायु होगी तो वायु के लिए K बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी आपको दी है कितनी, 0.5 माइक्रोफैरेड, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलिए हम लोग बात करेंगे C1 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग पहले विन्यास की, ठीक है। तो पहले विन्यास की इसकी धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि ये जो संधारित्र बना हुआ है आपका, इस डायग्राम के माध्यम से जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि पहले विन्यास को देखिए, केवल पहले विन्यास को ये बनाया हुआ मैंने और नीचे एरो बना के लिखा, मतलब कि पहले विन्यास को हम इस तरह से बना सकते हैं। हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि पहला वाला विन्यास दो अलग अलग संधारित्रों से मिलकर बना हुआ एक संयोजन मात्र है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे जब हम परावैद्युत पदार्थ को विन्यास 1 के प्रकार से भरते हैं तो क्या होगा, प्लेटों का कुल क्षेत्रफल अगर A है तो A/2 यानी आधा क्षेत्रफल कौन ले लेगा, आधा क्षेत्रफल ले लेगा K बराबर 2 वाला परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ। और आधा क्षेत्रफल यानी A/2 क्षेत्रफल कौन ले लेगा, K बराबर 3 वाला परावैद्युत पदार्थ। अब इसी ये जो
विन्यास 1 है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि विन्यास 1 कैसे बन रहा है, k बराबर 2 वाले और k बराबर 3 वाले दोनों संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन ही तो है। देखिए यहां पर जो भी आवेश आएगा वो दोनों में बटेगा, या यूं समझ लीजिए मैंने क्या बताया था, जब दोनों संधारित्र या ढेर सारे संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर कनेक्ट होती है तो इसे बोलते हैं समांतर क्रम। तो हमको करना क्या है, ये k बराबर 2 वाले के लिए निकालना है, k बराबर 3 वाले के लिए निकालना है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देना है। ठीक है, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता जो आएगी वो कितनी आएगी, वो इसकी धारिता, इसको हम बोल रहे हैं C1, इसको हम बोल रहे हैं C2। ठीक है, तो C1 प्लस C2 के बराबर आएगी। अब देखिए इस संधारित्र को सोचिए, ये भी तो समांतर प्लेट संधारित्र है भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन में D, यही होता है ना। ठीक है भाई, लेकिन जरा देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ए क्या होता है दोस्तों, प्लेटों का क्षेत्रफल। अभी केवल इस संधारित्र की बात करिए, इस संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल कितना है, a/2 है ना, तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, और यहाँ पे k बराबर कितना है, k बराबर है, हमने k1 कर दिया। ठीक है, चलिए भाई, और वही काम करना है यहाँ पे भी। सेकंड वाले के लिए देखिए, सेकंड वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज, और सेम क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है a/2। ठीक है, और परावैद्युत पदार्थ का नियतांक हमने K2 मान लिया। ठीक है, अपॉन में D, इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D तो कॉमन है। ठीक है, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा K1 प्लस K2। ठीक, चलिए भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, और दोस्तों D भी है भाई, है ना, D भी है। चलिए तो अपॉन में 2D, और यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 5, और ये बन जाएगा 5/2, और ये बना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D। ठीक, चलिए भाई कितना हो गया, ये आपका आ गया C फर्स्ट। ठीक है, ये आपका आ गया C फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, संधारित्र 2 को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये संधारित्र 2 जो है वो पहले संधारित्र, ये हाफ जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D/2 है, और ये दूसरे हाफ जिसके प्लेटों के बीच में दूरी D/2 है, इनके श्रेणी क्रम से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे C सेकंड कैसे मिलेगा, C सेकंड, यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम जोड़ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/C सेकंड इज इक्वल टू, कैसे ये पूरा संधारित्र कैसे बन रहा है, ये संधारित्र दो संधारित्रों के, ये पहला वाला संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच की दूरी D/2 है, और ये दूसरा संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच की दूरी D/2 है, इनके श्रेणी क्रम से बन रहा है। पहले वाले के संधारित्र की धारिता को हमने C1 मान लिया, ये फर्स्ट हाफ को हमने C1 मान लिया, तो C1 प्लस सेकेंड हाफ को हमने मान लिया C2, तो ये C2 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करिए, 1/C सेकेंड इज इक्वल टू 1/, यहां पे जरा रखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पे हो जाएगा K1 अपॉन में D/2। ठीक है भाई, चलिए ठीक, ओके, प्लस 1/, एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन में D/2। ठीक है, चलिए भाई अब इसको रिवर्स करिए तो कितना हो जाएगा, 1/C सेकेंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा D/2। ठीक है, और D/2 ये ऊपर जाएगा और मैं कॉमन ले लूंगा इससे। ठीक है, अंदर कितना बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट A K2। ठीक है, चलिए भाई, और इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/C इक्वल, यहाँ से और भी बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे कि D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, 2 फैक्टर आगे कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 1/K1 प्लस 1/K2, और चलिए भाई इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आएगा 6, 2 प्लस 3 5/6। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया, ये 1/C सेकेंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा D अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसको अभी हाँ रिवर्स कर लेते हैं बस, बाकी तो रेशियो लेने में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स लीजिए इसका, C सेकेंड इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 दूनी 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 5D। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको करना क्या है, रेशियो तो निकालना है। चलिए भाई इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करिए, C फर्स्ट
डिवाइडेड बाय सी सेकेंड इक्वल सी फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 5/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 2d, ठीक है। चलिए भाई, और अपॉन में ये रहा 12 अपॉन में 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में d, ठीक है। चलिए भाई देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा, C1 डिवाइडेड बाय C सेकेंड इज इक्वल टू ये 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और तो पूरा कटेगा इससे, ठीक है, अपॉन में 12 इंटू 4, ठीक है। हाँ केवल डी होगा, ठीक है, क्योंकि 2 मैं कॉमन ले चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा, 12 दूनी 24, तो ये रेशियो आएगा केवल, ठीक। यही आपका आंसर है 25/24। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। हमको जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो बिल्कुल पहले वाला है। बोल रहे हैं अगर एक चित्र में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आधे भाग में हाफ पोर्शन में जिसका एक परावैद्युत पदार्थ को जिसका परावैद्युतांक K है भरा जाता है, यदि इसकी प्रारंभिक धारिता मतलब जब परावैद्युत पदार्थ नहीं था, तो इसकी धारिता आपको C दे रखी है, तो बोल रहे हैं नई धारिता क्या होगी, ठीक है। तो लिखेंगे प्रारंभिक धारिता C। हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और यहाँ पे K इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआत में इसमें कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था। कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होगा तो दोस्तों वायु तो होगी ना, और वायु के लिए परावैद्युत नियतांक का मान 1 होता है, तो K की जगह 1 पुट कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं, हाफ सेगमेंट को देखिए। इस संयोजन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो चित्र में दिया गया है ये 2 प्रकार के संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से बना है, तो यानी इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, इसकी धारिता C डैश इज इक्वल टू इसकी धारिता प्लस इसकी धारिता समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सिंपली इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो यानी कि हमने इसको मान लिया है C1, इसकी धारिता को हमने मान लिया है C1 और इसकी धारिता को हमने मान लिया है C2, ठीक है। तो C1 और C2 को हमें जोड़ना ही तो है बस, ठीक है। चलिए भाई, तो C डैश इज इक्वल टू C1। इसको देखिए, ये भी तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लेट का क्षेत्रफल जो कि है A/2, ठीक है, ओके। और K मतलब परावैद्युत पदार्थ, यहाँ परावैद्युत पदार्थ है नहीं तो वायु है तो K बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, ये हो गया, ठीक। चलिए भाई, अब बात करते हैं C2 की। तो C2 को देखिए, इसके लिए इसकी धारिता लिखने के लिए, ये भी तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है A/2, एप्सिलॉन नॉट A, K होता है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक, और ये है K के बराबर, अपॉन में होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है D के बराबर। सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस K, ठीक है। और जरा गौर करिए, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या बन जाए, C बन जा रहा है, तो बस सिंपल है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, इसको कर दिया एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में D सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस K, ठीक है। और इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, C डैश इज इक्वल टू 1/2, और इसकी जगह पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह पे हम C लिख सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस K। दोस्तों ये आंसर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लेक्चर से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।